हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पीके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। देखो, मैंने फिजिक्स के अंदर 3 चैप्टर अपने कंप्लीट हो गए। अब जो मैं 4th चैप्टर ले रहा हूँ वो मैं ले रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, क्योंकि देखो इससे अपने एनटीपीसी सीबीटी 1 में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है, अपना नया जो चैप्टर ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ मैं कार्य शक्ति और ऊर्जा। जो 4th चैप्टर ले रहा हूँ मैं फिजिक्स के अंदर वो है कार्य शक्ति और ऊर्जा। इंग्लिश में बोले तो वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है, कौन सा है? वर्क, पावर एंड एनर्जी। देखो, इस चैप्टर से पिछली बार रेलवे ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें थ्योरी भी पूछ लेता है, वर्ड मीनिंग वाली, और न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा पूछता है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल बनते हैं। तो ये चैप्टर आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम के लिए। ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन लगभग 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इस चैप्टर में से। तो देखो, यहाँ पे अपन इस चैप्टर में एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे। पहले वर्क के बारे में, कार्य क्या होता है, उसके बाद में पावर शक्ति क्या होती है, उसके बाद में ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, तीनों को अपन विथ डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद में जब इनके अपन थ्योरी पढ़ लेंगे, यानी कि जो याद करने वाली चीज़ें हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो करने के बाद में अपन हर के क्या करेंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और इसके साथ के साथ आपको रिवाइज भी करते रहना है। ठीक है, तो देखो, अब सबसे पहले इस चैप्टर में अपन को स्टार्ट करना है कार्य क्या होता है। ठीक है, एक मिनट। देखो, पहले समझो वर्क क्या होता है, कार्य क्या होता है। देखो, मान लो कोई वस्तु है, ठीक है, जैसे ये मार्कर है। अब इस मार्कर को, जैसे ये एक अपनी स्थिति में बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे पड़ा हुआ है अपनी स्थिति में। जब मैं इसको बल लगा कर दे, जैसे यहाँ से मैं बल लगा रहा हूँ, देखो मैं ऐसे बल लगा रहा हूँ, तो ऐसे बल लगाया, तो बल लगाने से क्या हुआ, इसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया। मतलब पहले मार्कर की स्थिति यहाँ तक थी, अब इधर जाके होगी। ठीक है, तो यही अपना क्या कहलाता है, कार्य। मतलब किसी भी वस्तु को बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन करना ही क्या कहलाएगा, अपना कार्य। देखो, तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे आप? किसी वस्तु को बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाएगा, अपना कार्य होगा। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आ गया। कार्य क्या होता है, मतलब अपन किसी वस्तु पे कोई बल लगाए और उस बल के कारण उसमें थोड़ा बहुत भी चेंज होता है, परिवर्तन होता है, वही अपना क्या कहलाएगा, कार्य कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए समझो, जैसे अपन खेलते हैं, तो खेलना भी एक कार्य होता है। इसके साथ में जैसे मान लो आप हल वगैरह चलाते हुए देखे होंगे किसान को, तो वो भी क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। पढ़ना भी क्या है, एक तरह से कार्य। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, मतलब जिसमें बल के द्वारा कोई भी स्थिति चेंज हो, वही अपना क्या कहलाएगा, कार्य। तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख लो, जैसे हल चलाना, खेलना, पढ़ना। ठीक है, अगर कुछ भी जिसमें बल लगे और स्थिति चेंज हो, वो सारे क्या कहलाएगा, कार्य कहलाएगा। अब देखो, एक कार्य की डेफिनेशन दूसरी तरह से अपन ये भी बोल सकते हैं, यानी कि दूसरे शब्दों में। देखो, इसको लिख लिया होगा आपको। अब देखो, इसकी एक और डेफिनेशन आप लिखना चाहे, परिभाषा क्या हो सकती है कि कार्य है वो क्या होता है, बल
और विस्थापन का गुणन। ठीक है, मतलब अपन कार्य वर्क को क्या लिख सकते हैं कि बल और विस्थापन के अदिश गुणन को, मतलब यहाँ पे गुणन हो रहा है तो इन दोनों के गुणन को ही क्या बोल सकते हैं अपन, कार्य। ठीक है, कैसे, ये क्या होगा, W, वर्क को क्या लिख सकता हूँ W। ठीक है, वहां से बल का क्या हो जाएगा F, विस्थापन को क्या लिख सकते हैं S। ठीक है, तो क्या हो गया W इक्वल टू Fs। ठीक है, तो यहाँ पे कोई बल लग रहा है और विस्थापन है, तो इन दोनों के गुणन को ही अपन क्या बोल सकते हैं, कार्य। तो दो तरीके से परिभाषा होगी। एक तो सीधी परिभाषा क्या होती है, किसी वस्तु को बल लगाकर उसकी स्थिति में ही चेंज लाना या परिवर्तन करना ही बल कहलाता है। दूसरा अपन बोल सकते हैं कि बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को अपन क्या बोलते हैं, कार्य। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो एक फॉर्मूला तो ये आ गया। ठीक है, ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 1। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल भी आता है और कई बार डायरेक्ट डेफिनेशन में भी पूछ लेता है कि कार्य का रिलेशन क्या है। ठीक है, तो कार्य का रिलेशन आपको दे देगा, जैसे F अपॉन S दे दिया, F अपॉन T दे दिया, F गुणा S दे दिया, या चौथा ऑप्शन कुछ भी, तो वहां पे आपको क्या करना है, F गुणा S। ठीक है, यानी कि बल इंटू विस्थापन ही क्या कहलाता है, आपका कार्य। ठीक है, तो इसके क्या है, आपका परिभाषा के रिलेटेड भी हो गया और यही अपने क्या फॉर्मूले में भी काम आएगा, यानी कि क्वेश्चन भी करेंगे इसके रिलेटेड। अब देखो आगे, अब ये तो थी अपने कार्य की परिभाषा के रिलेटेड। अब अपन पढ़ेंगे कार्य की मात्रक क्या होता है, कार्य का जैसे मात्रक में SI मात्रक क्या है, CGS मात्रक क्या है, तो वो देखो। पहले लिखते हैं अपन कार्य का SI मात्रक, क्योंकि ज्यादातर SI मात्रक ही पूछता है। ठीक है, तो एक बार तो मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको करवा दिया था, जो मात्रक वाला चैप्टर था, एक बार अपन वापस से रिवाइज कर लेते हैं। देखो कार्य का SI मात्रक कैसे बनेगा, मैंने फॉर्मूले से करवाया था कि देखो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। ठीक है, और वहां पे मैंने बताया भी था कि यही क्या कहलाती है, इसकी परिभाषा भी हो जाती है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जो करवाया था उसमें कार्य को क्या लिख सकते हैं, बल इंटू विस्थापन। अब कार्य का मात्रक लिखेंगे तो यहीं से आ जाएगा, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, और विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। ठीक है, तो कार्य का SI मात्रक क्या हो गया, न्यूटन मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, अब यदि मैं इसके और सोल्व करना चाहूं तो न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, यानी कि बल का मात्रक न्यूटन होता है, और बल का ही मात्रक एक और फॉर्म लिखवाई थी मैंने, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल का मात्रक न्यूटन भी होता है, बल का मात्रक kg इंटू मीटर इंटू पर सेकंड स्क्वायर भी होता है। ठीक है, गुना में क्या लिखेंगे, मीटर का क्या आ जाएगा, m। अब इसको मैं सोल्व करूं तो क्या बन जाएगा, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो कार्य का मात्रक एक होता है न्यूटन इंटू मीटर, दूसरा होता है कार्य का मात्रक kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, जूल। इसी को क्या बोलते हैं अपन, जूल। तो आपको कई बार एग्जाम में पूछ भी ले, एक जूल को अपन क्या लिख सकते हैं, तो इसी में चेंज करके लिख देगा kg स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकंड, या kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो आपको सारा चीजें याद रखनी है, और ये मैंने पहले फर्स्ट चैप्टर में बता भी दिया, एक बार यहाँ पे वापस बताया। देखो दोबारा से समझो, कार्य का जो दूसरी डेफिनेशन है वो है बल गुणा विस्थापन। ठीक है, बल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फोर्स, और इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब देखो कार्य का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर। कहाँ से आया, बल का मात्रक न्यूटन, विस्थापन का मात्रक मीटर। ठीक है, अब मैं बल को एक और फॉर्म होती है। ठीक है, बल का मैंने करवाया था ना फॉर्मूले का, बल का आपको करवाया था SI मात्रक क्या होता है, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है
ठीक है। और वैसे मैंने उसमें करवाया था कि बल का फॉर्मूला लगाओ, बल का फॉर्मूला याद करवाया भी था, F बराबर ma। क्या होता है? F बराबर ma। अब उसको आप सोल्व करोगे तो ये बनेगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये वहां से आया है। यदि देखो आपको समझ में नहीं आ रहा हो ये कहाँ से आया, तो मैं इधर समझा देता हूँ। बल का मात्रक क्या है? बल का फॉर्मूला क्या था? बल को क्या लिखते हैं? फोर्स। तो F बराबर क्या होता है? ma। क्या होता है? F बराबर ma। तो m का मतलब क्या होता है? मास। तो इसको क्या लिखूंगा? kg, ठीक है। मास यानी कि द्रव्यमान का मात्रक kg। और एसिलरेशन, एसिलरेशन मतलब वेग, वो त्वरण। एसिलरेशन क्या होता है? त्वरण। और त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने करवाया था वेग में परिवर्तन की दर को। तो वेग में परिवर्तन मतलब वेग आएगा और नीचे क्या आ जाएगा? समय, ठीक है। अब इसको वापस सोल्व करोगे kg इंटू, अब वेग का मात्रक क्या होता है? देखो याद कर लिया होगा, मीटर पर सेकंड होता है। कल चैप्टर में भी करवा दिया था, कल अपन ने न्यूमेरिकल कर रहे थे डिस्टेंस एंड वेलोसिटी की, तब याद हो गया होगा आपका वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड, और नीचे क्या आ जाएगा? सेकंड, ठीक है। तो देखो इसको सोल्व करेंगे तो किलोग्राम इंटू मीटर, अब ये नीचे है भाग में तो क्या हो जाएगा? नीचे है तो मतलब ये हो जाएगा सेकंड स्क्वायर। तो ये वाली चीज मैंने यहाँ पे लिखी, समझ में आ गया क्या? मैं दोबारा करवाया था ये बल का मात्रक, ये वाला कैसे बना इधर मैंने करवा दिया। बल फोर्स बराबर ma, और मैंने याद करने का ट्रिक भी बताया था। बल कौन यूज करती है? ज़्यादातर माँ यूज करती है, तो ma, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो ये अपना बन जाएगा, मीटर का m लिख दिया। इसको सोल्व करेंगे तो क्या बन गया? kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को बोलते हैं अपन जूल। तो कार्य का दो मात्रक हो गए, एक तो न्यूटन मीटर और एक दूसरा क्या होता है? जूल, ठीक है। अब देखो, अब यहीं से मैं विमा भी बना लेता हूं साथ के साथ, जो अपन ने फर्स्ट चैप्टर में किया था। कार्य की विमा क्या होगी? तो देखो विमा बनाने के लिए मैंने बोला था कि पहले आप मात्रक बनाओ इस फॉर्म में, फिर विमा इजीली बन जाएगी। तो देखो पहले तो लिखो mLT, लिख दिया। अब यहां से देखो किलोग्राम, किलोग्राम किसका मात्रक होता है? द्रव्यमान का। द्रव्यमान के लिए अपन यूनिट क्या यूज करते हैं? ठीक है, यूनिट का मतलब समझ रहे हो? द्रव्यमान के लिए यूनिट यानी कि मात्रक क्या यूज करते हैं अपन? मैंने लिखवाया था मास का m। तो यहाँ पे m की घात कितनी आ गई? 1। l कितना जाएगा? 2, क्योंकि लंबाई का मात्रक मीटर और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो सेकंड की पावर कितनी है? 2। तो m1 l2 t-2, याद हो गया आपका? देखो यहाँ पे मैंने करवा दिया SI का मात्रक क्या होता है? SI की विमा, ठीक है। एक बार इसको आप लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे करवाता हो गया यहाँ तक। अब देखो आगे, अब देखो मैंने कार्य का क्या लिखवा दिया? इसकी परिभाषा लिखवा दिया, इसका SI मात्रक और इसकी विमा, ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कार्य का CGS मात्रक। देखो कभी कभार कार्य का CGS मात्रक भी पूछ लेता है, ठीक है। CGS की फुल फॉर्म क्या होती है? ये सब मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको करवा दिया था, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो कार्य के लिए आपको पूछे कि CGS मात्रक क्या होता है, तो इसका CGS मात्रक होता है अर्ग। क्या होता है? अर्ग, ठीक है। और आपको पूछ ले कि 1 जूल में, ठीक है, 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, तो कितने लिखोगे? 10 की पावर 7 अर्ग। कितने? 10 की पावर 7 अर्ग। और इसके अपोजिट पूछ ले कि एक अर्ग में कितने जूल होते हैं, तो ये उल्टा हो जाएगा, 10 की पावर -7 जूल। कितना हो जाएगा? 10 की पावर -7 जूल, ठीक है। तो देखो आपका पूछे कार्य का SI मात्रक तो क्या होगा? न्यूटन मीटर या जूल, ठीक है। और आपको पूछे कि कार्य का CGS मात्रक क्या होता है, तो क्या लिखोगे? अर्ग, ठीक है। 1 जूल में कितने होते हैं? 10 की पावर 7 अर्ग। और यदि एक अर्ग में पूछे तो क्या लिखोगे? 10 की पावर -7 जूल, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो आगे,
अब देखो एक बार फटाफट रिवाइज करो। अपन ने पढ़ा कि कार्य की डेफिनेशन क्या होती है। तो कार्य क्या होता है कि किसी वस्तु को अपन बल लगाकर उसकी स्थिति में ही परिवर्तन ला दे, वही अपना क्या है, कार्य कहलाएगा। दूसरी डेफिनेशन क्या होती है, दूसरी परिभाषा कि बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को ही क्या बोलेंगे अपन, कार्य। ठीक है, मतलब बल और विस्थापन का गुणन ही क्या कहलाएगा, कार्य। उसके बाद में मैंने पढ़ाया आपको कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आपने पढ़ा कार्य का एसआई मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, और कार्य का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर के अलावा क्या होता है, जूल। ठीक है, उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि कार्य का सीजीएस मात्रक होता है अर्ग। एक जूल में कितने अर्ग, 10 की पावर 7। एक अर्ग में कितने जूल, 10 की पावर -7। अब उसके बाद में देखो एक और फॉर्मूला आता है कार्य का, वो कैसे बनता है, कार्य का, या ऐसे लिखूं, किसी कोण थीटा पर किया गया कार्य। देखो पहले तो क्या हो रहा था, जो कार्य करे थे वो डायरेक्ट हो रहा था, मतलब सिर्फ बल और विस्थापन के बीच में ही रिलेट था। ठीक है, उनके बीच में संबंध था। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब अपन बल लगाते हैं और विस्थापन, यानी कि देखो जब मान लो ये कोई वस्तु है, ठीक है, तो इस वस्तु पे क्या होता है, कई बार तो अपन सिर्फ फोर्स लगाते हैं और विस्थापन हो जाता है, तो वो डायरेक्ट रिलेशन जो अपन ने पहले पढ़ा वो हो गया। लेकिन कई बार इस वस्तु पे मान लो मैं बल लगा रहा हूँ इधर की तरफ, ठीक है, ऐसे मैं बल लगा रहा हूँ इधर की तरफ और विस्थापन हो रहा है इधर। ठीक है, मतलब इधर तो अपना बल लग गया F और इधर विस्थापन हो गया S। तो यहाँ पे एंगल बन रहा है, कौन सा बन रहा है, थीटा। कौन सा बन रहा है, यहाँ पे कोई एंगल थीटा। देखो मैं इस वस्तु पे फोर्स लगा रहा हूँ इधर की तरफ, तो इसका विस्थापन हो गया इधर, और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग जो कार्य होगा वो क्या होगा अपना, मतलब कार्य क्या कहलाएगा, W इक्वल टू फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Fs कोस थीटा। क्या बन जाएगा, कार्य इक्वल टू Fs कोस थीटा। ठीक है, यहाँ पे थीटा है इसलिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे अपन, Fs कोस थीटा। ठीक है, तो ये हो गया अपना फॉर्मूला नंबर 2। देखो कार्य के दो फॉर्मूले हो गए, एक तो डायरेक्ट बल इंटू विस्थापन वाला यानी कि W इक्वल टू Fs, दूसरा हो गया W इक्वल टू Fs कोस थीटा। मतलब जब आपको थीटा दिया हुआ होगा तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है Fs कोस थीटा वाला, और जब आपको थीटा दिया हुआ नहीं होगा यानी कि एंगल नहीं दिया हुआ होगा तो आपको क्या यूज करना है, सिर्फ Fs। ठीक है, तो देखो इसके अपन क्या करेंगे, न्यूमेरिकल में काम में आएगा ये फॉर्मूला। तो देखो किसी मतलब कोई एंगल दिया हुआ हो तो उसके रिलेटेड यदि आपको कार्य पूछे तो क्या हो जाएगा अपना, कार्य इक्वल टू Fs कोस थीटा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। अब देखो आगे, अब देखो, अब जो मेन चीजें हैं समझने वाली वो ये है कि जब अपन कार्य करते हैं, ठीक है, तो कार्य करते हैं तो कार्य कितने टाइप का होता है। ठीक है, मतलब कार्य कितने प्रकार का हो सकता है। तो देखो जो वर्क होता है वो कितने प्रकार से अपन कर सकते हैं, या जो कार्य करते हैं वो किस किस रिलेशन में होता है, मतलब कैसे होता है, कैसे। देखो जो अपन कार्य करते हैं वो कभी कभी शून्य भी हो सकता है। क्या हो सकता है, शून्य, मतलब कार्य करने के बाद में भी वो शून्य हो जाता है। कैसे होता है वो अपन आगे पढ़ेंगे। कभी कभी जो कार्य करते हैं वो क्या होता है, धनात्मक भी हो सकता है और कार्य ऋणात्मक भी हो सकता है। कार्य 3 प्रकार से हो सकता है, शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक है,
कैसे होता है ये अपन आगे अभी डिटेल में पढ़ेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि कार्य शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक। ये कब कब होंगे, कैसे होंगे, वो अभी मैं आपको करवाऊंगा। एक चीज़ जो मैंने अभी नहीं बताई कि मान लो जो मैंने मात्रक वगैरह करवा दिया, वहाँ पे लिखवाना चाहिए था कि कार्य क्या होता है। कार्य क्या होता है? अदिश राशि। क्या होता है कार्य? एक अदिश राशि। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो कार्य के कितने टाइप है? शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक। अब देखो इनको एक एक पढ़ते हैं अपन आगे। देखो मैं करवाता हूं कार्य कब शून्य होगा। देखो पहला पॉइंट करवा रहा हूं कि कार्य जो अपन करते हैं वो किस कंडीशन में शून्य होगा, जीरो होगा। देखो पहली कंडीशन ये होगी, देखो कार्य कब जीरो होगा, पहली कंडीशन लिखवा रहा हूं, जब विस्थापन शून्य हो। देखो कार्य कब कब शून्य होगा या कब कब जीरो होगा, तो वो समझना यह है कि जब जब भी विस्थापन शून्य होगा तब तब अपना कार्य जीरो होगा। क्यों होगा वो देखो, क्योंकि देखो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था W=Fs पढ़ा था। मतलब क्या होता है, कार्य को अपन लिखते हैं बल गुणा विस्थापन। ठीक है, ये लिखते हैं। तो देखो यदि आपका विस्थापन शून्य हो गया तो देखो W यदि आपका विस्थापन शून्य है तो F गुना विस्थापन क्या हो गया आपका, जीरो हो गया। तो W=F को जीरो से गुना करेंगे जीरो, तो अपना कार्य भी क्या होगा, जीरो ही होगा। तो देखो जब भी विस्थापन शून्य होगा तो अपना कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो पहला कंडीशन अपन पढ़ रहे हैं कि कार्य कब कब शून्य होगा। उसके अंदर फर्स्ट कंडीशन ये है कि जब भी आपको लगे कि यहाँ पे विस्थापन शून्य है तो वहाँ पे समझ जाना है कि कार्य भी क्या होगा, जीरो। देखो इसके रिलेटेड कई बार क्वेश्चन भी पूछ लेता है, वो मैं करवाऊंगा कंडीशन कि कब कब विस्थापन शून्य होता है, वो डायरेक्ट आपके क्वेश्चन में भी दे देता है। ठीक है, वहाँ पे अपन गलत करके आ जाते हैं। देखो मैं बताऊंगा आगे। तो पहला पॉइंट क्या है कि जब भी विस्थापन शून्य होगा तो अपना कार्य क्या होगा, जीरो। क्यों होगा मैंने यहाँ पे बता दिया। फॉर्मूले में क्या होता है, अपना कार्य किस पे डिपेंड होता है, किस पे निर्भर होता है, बल और विस्थापन पे। यदि विस्थापन ही जीरो हो गया तो अपना क्या हो गया, कार्य भी क्या होगा, जीरो। बल जीरो होगा तो विस्थापन भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, जीरो, और कार्य भी क्या हो जाएगा, जीरो। अब आगे देखो, अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे देखो विस्थापन कब कब जीरो होता है वो देखो। फर्स्ट नंबर, जब देखो पहले तो वैसे ही समझा देता हूँ। देखो विस्थापन कब कब जीरो होगा, मान लो ये कोई दीवार है, देखो ये कोई दीवार है, तो मैं इस दीवार पे बल लगा रहा हूँ, इस दीवार पे मैं क्या लगा रहा हूँ, ऐसे बल लगा रहा हूँ। तो देखो दीवार पे बल लगाने से क्या फर्क पड़ेगा, दीवार हिलेगी नहीं, वो अपनी की अपनी जगह पे रहेगी। तो दीवार पे बल लगाया तो बल लगाने पर उसका विस्थापन कुछ भी नहीं हुआ, मतलब वो हिली नहीं, तो विस्थापन कहाँ होगा। तो इसका मतलब मैं दीवार को जब धक्का लगाया तो फोर्स तो लगा लेकिन विस्थापन कुछ भी नहीं हुआ, तो वहां पे विस्थापन जीरो हुआ। तो विस्थापन जीरो हुआ तो कार्य भी अपना क्या हो गया, जीरो। तो फर्स्ट कंडीशन कब विस्थापन शून्य हुआ, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जब दीवार पर धक्का लगाएं तो विस्थापन शून्य होगा, जिसके कारण कार्य भी शून्य होगा। समझ में आ गया क्या। देखो दीवार के मैं धक्का लगाऊंगा तो बल तो लग रहा है लेकिन विस्थापन क्या हुआ, जीरो। विस्थापन जीरो क्यों हुआ, क्योंकि वो कुछ डिस्टेंस कवर ही नहीं कर रहा, दूरी कवर नहीं करेगा। देखो मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा,
दीवार पे, तो दीवार हिलेगी क्या? बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। तो नहीं हिलेगी तो विस्थापन क्या हो गया अपना? जीरो हो गया। तो विस्थापन जीरो होता है तो अपन ने पिछले, मैंने अभी फॉर्मूला लगा के समझाया था, विस्थापन जीरो हुआ तो कार्य भी क्या होगा? जीरो। तो देखो यही कई बार क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन में कैसे आ जाएगा? देखो ग्रुप डी में मान लो ऐसे ही पूछ ले कि मान लो आप दीवार पे धक्का लगा रहे हो, ठीक है, तो दीवार पे धक्का लगा रहे हो तो विस्थापन आपका शून्य हो गया। तो विस्थापन शून्य हो गया तो कार्य पे क्या इफेक्ट, कार्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन में दे देंगे, कार्य शून्य होगा, कार्य एक से ज्यादा होगा, कार्य एक से कम होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो कई क्या करते हैं कि कार्य होगा, क्योंकि देखो दीवार पे धक्का लगा रहे हैं तो डायरेक्ट यही सोचते हैं कि हाँ कार्य तो हो ही रहा, अपन कुछ काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। वहां पे कार्य आपका एकदम शून्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहां पे विस्थापन क्या है आपका? शून्य, और विस्थापन शून्य है तो कार्य क्या होगा? जीरो। समझ में आ गया क्या? अब देखो फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा देखो, देखो पहले समझा ही देता हूं। मान लो देखो ये कोई मार्कर ही मान लो, इस मार्कर को देखो मैं ये ऐसे लेके खड़ा हूं, इस मार्कर को मैं ऐसे लेके यहीं पे एक जगह खड़ा हूं, तो देखो ये बल तो लग रहा है, इस वस्तु का क्या हुआ? मेरे पे बल तो लग रहा है, लेकिन कार्य हो रहा है क्या? कार्य हो रहा है क्या? तो वो कैसे पता चलेगा? दोनों चीज होनी जरूरी है, बल भी और विस्थापन भी। तो देखो मैं एक जगह खड़ा हूं यहाँ पे, और ये मैंने वस्तु रख ली, ठीक है, यहाँ पे रखो या सर पे रखो, ठीक है, बात एक ही है। तो मैं इसको यहाँ पे एक जगह रख लिया और एक ही जगह खड़ा हूं, तो यहाँ पे बल तो लग रहा है लेकिन विस्थापन जीरो है। क्यों है विस्थापन? क्योंकि मैं एक जगह से हिल ही नहीं रहा। तो नहीं हिलूंगा तो कुछ दूरी भी तय नहीं करूंगा, दूरी तय नहीं होगी तो विस्थापन भी नहीं होगा, और विस्थापन नहीं होगा तो कार्य भी नहीं होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। देखो लिखवाता हूं इसको। जब कोई वस्तु को सिर पे या कैसे भी रखे है ना, सिर पर रखकर एक जगह खड़े रहे तो विस्थापन शून्य होगा, तो कार्य भी क्या हो जाएगा अपना? शून्य होगा। समझ में आ गया क्या? देखो मान लो कोई व्यक्ति कुछ भी बोझा लेके खड़ा है सर के ऊपर, और वो एक ही जगह खड़ा है, ठीक है, तो उसके ऊपर बल तो लग रहा है, ठीक है, लेकिन वो एक ही जगह खड़े होने के कारण उसने कुछ भी दूरी तय नहीं की, मतलब कुछ भी विस्थापन नहीं हुआ, जिसके कारण विस्थापन शून्य हो गया, तो अपना कार्य भी शून्य हो गया। तो देखो विस्थापन कब कब शून्य होता है उसकी अपन कंडीशन पढ़ लिए। कंडीशन नंबर 2, एक फर्स्ट कंडीशन तो क्या थी कि अपन यदि दीवार की धक्का लगाएंगे तो विस्थापन जीरो होगा, यदि मैं कोई बोझा लेके खड़ा हूं एक ही जगह पे तो भी विस्थापन अपना क्या होगा? जीरो होगा। थर्ड कंडीशन क्या होती है वो समझो। विस्थापन शून्य होने की थर्ड कंडीशन क्या है, इसी के रिलेटेड है। कंडीशन नंबर 2 के रिलेटेड मान लो मैंने क्या किया, कुछ वस्तु जैसे ये ले लिया मार्कर, ठीक है, अब ये मार्कर मेरे हाथ में है, मतलब कोई भी वस्तु मैं ले लिया, या तो सर पे ले लो या कहीं पे भी, अब मैं इसको लेके जाता हूँ, ठीक है, कुछ दूरी जाके फिर वापस इसी जगह आ जाता हूँ। देखो यहाँ पे समझो, जैसे यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, जैसे ये मैं हूँ और मेरे ऊपर ये कोई सामान है, ठीक है, ऐसे ये कोई सामान है, अब मैं यहां से मान लो यहां तक जाता हूं, ठीक है, यहां पे चला गया और यहां से वापस इसी जगह आ गया, ठीक है, मतलब मैं यहां से सामान लेके यहां पे जाके वापस इसी जगह आ जाता हूं, तो विस्थापन क्या होगा? जीरो। विस्थापन क्या होता है? जीरो। मतलब आप किसी जगह जाके वापस उसी जगह आ जाते हो तो हमेशा विस्थापन क्या होता है? जीरो। तो यहाँ पे विस्थापन जीरो हुआ तो कार्य भी क्या होगा? जीरो। तो अपनी थर्ड कंडीशन क्या हुई इसके अंदर कि जब किसी वस्तु को
वापस उसी जगह पर, या ऐसे मत लिखूं, जब कोई व्यक्ति बोझा, ठीक है, बोझा जानते हो, यदि ऊंच के लेके जा रहा है, ऊपर रखे है ना, कोई व्यक्ति बोझा लेके या वजन लेके, ठीक है, कुछ भी मान लो, लेकर एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान जाके वापस वही आ जाए। देखो ये थोड़ा मार्कर वैसे चल रहा है ना, वैसे बोल रहा हूँ तो समझ में तो आ ही रहा होगा कि जब कोई व्यक्ति बोझा लेके, जानते हो नहीं, यानी कि सर के ऊपर कुछ लेके जा रहा है, तो वो एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान चला गया और वापस वो वही जगह आ जाए, वही आ जाए, तो विस्थापन क्या होगा? 0। विस्थापन क्या होगा? 0। तो विस्थापन 0 होगा तो अपना कार्य भी क्या होगा? 0। तो देखो कार्य कब कब 0 होता है, उसकी फर्स्ट कंडीशन थी कि जब विस्थापन 0 हो, और विस्थापन कब 0 होता है मैंने 3 कंडीशन बता दी, ठीक है। एक बार वापस रिवाइज करते हैं। पहली कंडीशन, मैं दीवार पे धक्का लगाऊं, विस्थापन 0 होगा। मैं मान ले कोई बोझा लेके खड़ा हूं एक ही जगह, विस्थापन 0 होगा। यदि मैं कोई वजन लेके एक स्थान पे जाता हूं फिर वापस वहीं पे आ जाता हूं तो भी विस्थापन 0 होगा, ठीक है। अब आगे देखो, ये तो थी फर्स्ट कंडीशन, मतलब जब विस्थापन 0 हो। दूसरी कंडीशन क्या होगी? देखो कार्य कब 0 होगा, उसके अंदर फर्स्ट कंडीशन थी जब विस्थापन 0 है, उसके अंदर 3 कंडीशन अपन ने पढ़ी। अब कार्य कब 0 होता है, दूसरी कंडीशन ये है कि जब थीटा का मान 90 डिग्री हो, क्योंकि कार्य का एक और फॉर्मूला भी तो अपन ने पढ़े थे, एफ एस कोस थीटा, ठीक है। तो मतलब कार्य का जो दूसरा फॉर्मूला होता है एफ गुना एस गुना कोस थीटा, ठीक है। तो W बराबर एफ गुना एस गुना कोस, अब थीटा का मान क्या ले रहा है? 90, तो क्या हो गया? कोस 90। तो आपको पता है, देखो त्रिकोणमिति आपने पढ़ी होगी, कोस 90 का मान क्या होता है? 0, ठीक है। तो यहाँ पे W बराबर एफ गुना एस गुना कोस 90 का मान क्या हो गया? 0। तो क्या हो गया? W बराबर क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। क्योंकि देखो इसको अपन गुना करेंगे तो W बराबर क्या हो गया अपना? 0। तो देखो आगे कि जब थीटा का मान जब भी 90 डिग्री होगा तो अपना कार्य क्या होगा? 0, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि मान लो अपन कोई कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो उस कार्य के अंदर यदि एंगल 90 डिग्री का बन रहा हो तो कार्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा? 0 होगा या 0 से ज़्यादा होगा या 0 से कम होगा या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्य 0 होगा, ठीक है। तो इसके लिए जो कंडीशन होगी वो क्या होगी अपनी, वो देखो। इसके लिए जो फर्स्ट कंडीशन है, मतलब एक एक कंडीशन होगी इसके अंदर। देखो जब मैं समझा देता हूँ, देखो मैं मेरे सर पे कोई वजन रख रहा हूँ, मान लो जैसे ये मार्कर है, ठीक है, जो मेरे ऊपर रख लिया है ऐसे, तो ये वजन मेरे नीचे की तरफ ही तो लग रहा है, ठीक है। मतलब आप कोई भी वजन लेके जाते हो सर के ऊपर तो फोर्स किधर डालते हैं? नीचे की तरफ ही डालेगा। मतलब कभी भी कोई भी वजन, देखो जब अपन, देखो इसको एक इजी तरीके से समझाते हो, जैसे मान लो आपको अपना वेट जानना है, तो ठीक है, तो आप जब वेट जो तोलने वाला होता है उस पर जब आप खड़े होते हो तो आपका वेट किधर लगता है? नीचे की तरफ ही तो लगता है। मतलब कभी भी वेट होता है वो कहाँ पे लगेगा? हमेशा नीचे की तरफ। तो मान लो आप वजन लेके जा रहे हो सर के ऊपर, तो अपना वेट किधर लग रहा है? नीचे की तरफ। तो देखो जैसे ये डायग्राम बनाता हूँ, ये जैसे मान लो मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक है, यहाँ पे कोई वस्तु है, तो ये वजन किधर डालेगी? नीचे की तरफ। और मैं अब यहाँ से चलना प्रारंभ कर दूँ, ठीक है, इधर चलना प्रारंभ कर दूँ तो विस्थापन होगा इधर सीधा होगा। या मान लो आप सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं तो मैं इधर चलना स्टार्ट करता हूँ ये वजन लेके, तो ये जो एंगल बनेगा वो कितना बन रहा है?
90 डिग्री का बन रहा है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो कोस 90 का मान क्या होगा, 0। तो कंडीशन क्या हो गई, जब कोई बंदा मतलब कोई वस्तु लेके अपने सर पे लेके चल रहा है, तो वहाँ पे यदि एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो क्या होगा, क्यों 90 डिग्री क्यों बना, क्योंकि वस्तु क्या नीचे की तरफ कार्य करती है, एकदम सीधा एंगल बनाती है, तो यहाँ पे क्या हो गया, कार्य भी क्या हो गया, 0। तो इसको कैसे लिखोगे आप, जब कोई व्यक्ति बोझा लेकर, या आप वजन लेकर भी बोल सकते हो, वजन ही लिख देता हूँ, वजन लेकर, ठीक है, सर के ऊपर है ना, या कहीं पे भी लोगों वो नीचे की तरफ भी लगेगा, जब कोई व्यक्ति वजन लेकर सीढ़ियों में चढ़े, ठीक है, या वैसे भी चले, या सिंपल भी चलेगा तो भी 90 डिग्री का ही कोण बनेगा, सीढ़ियों में चढ़े तो कोण 90 डिग्री होगा, तो या ऐसे लिख लो, तो बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री का कोण होगा, तो कार्य भी क्या हो गया, कार्य भी क्या हो गया, 0। ठीक है, देखो कार्य कब शून्य होता है, पहली कंडीशन थी जब विस्थापन 0 हो, दूसरी कंडीशन है जब थीटा का मान 90 डिग्री हो। तो या तो आपके क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट 90 डिग्री दे दे, या आपको इस टाइप का कंडीशन दे दे कि मान लो कोई व्यक्ति कुछ वजन लेके सीढ़ियों पे चढ़ रहा है या सिंपल चल रहा है, तो उसका कार्य क्या होगा, तो कार्य होगा 0। क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पे जो बल और विस्थापन है उनके बीच में एंगल कितना डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का, तो ये क्या हुआ, अपना शून्य का रीजन बन गया। तो देखो आज के लिए इतना ही, एक बार वापस मैं रिवाइज करवा देता हूँ। तो देखो पहले अपन ने पढ़ा क्या, कार्य, देखो फिर मैं आपको बता दूं वर्क, पावर और एनर्जी, यानी कि कार्य, शक्ति और ऊर्जा, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके रेलवे ग्रुप डी के लिए और एनटीपीसी के लिए। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी में इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, कम से कम 3 से अबव ही आते हैं, 4-5 क्वेश्चन जरूर आएंगे, 2-3 इसके न्यूमेरिकल बन जाते हैं और 1-2 क्वेश्चन वैसे सीधे क्वेश्चन पूछता है। तो देखो आज अपन ने पढ़ा कार्य क्या होता है, तो कार्य की 2 परिभाषा थी, एक तो सीधी थी कि बल और विस्थापन के गुणन को ही अपन क्या बोलते हैं, कार्य। ठीक है, दूसरी ये थी कि बल यानी कि किसी वस्तु को अपन बल द्वारा उसकी स्थिति में चेंज कर दे, परिवर्तन ला दे, वही अपना क्या कहलाएगा, कार्य। ठीक है, जैसे मतलब किसान का हल चलाना हो गया, खेलना हो गया, ठीक है, कुछ भी करे मान लो जिसमें थोड़ा बहुत ही बल लग रहा है और उसकी स्थिति चेंज हो रही है, ठीक है, तो वही क्या कहलाएगा, अपना कार्य। उसके बाद में मैंने पढ़ा है कि कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का ऐसा मात्रक होता है क्या, न्यूटन मीटर, जिसको अपन बोलते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर। ठीक है, तो या तो कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर हो जाएगा या डायरेक्ट जूल हो जाएगा। ठीक है, कार्य क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। उसके बाद में मैंने आपको पढ़ाया कि कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है, अर्ग। ठीक है, और 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 10 की पावर 7, यानी कि 10 की घात 7। और आपको पूछ ले कि 1 अर्ग में कितने जूल होते हैं, तो क्या बताओगे, 10 की पावर -7। ठीक है, उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि जो कार्य है वो कितने टाइप से होते हैं, नहीं उसके पहले एक एंगल वाला पढ़ा था कि जब किसी कोण पे कार्य का कैसे बनता है। ठीक है, मतलब कोई एंगल दिया हुआ हो तो कार्य क्या होता है, तो मैंने बताया था कि जब कोई थीटा एंगल दिया हुआ होता है तो बल और विस्थापन के बीच रिलेशन क्या हो जाता है, W = Fs cos थीटा। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला नंबर 2 होता। ठीक है, उसके बाद में देखो मैंने बताया कि कार्य 3 प्रकार के हो सकते हैं, एक शून्य, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। ठीक है, अब शून्य होने के मैंने 2 रीजन बताए। ठीक है, कि कार्य शून्य कब होगा, एक कंडीशन थी कि जब विस्थापन 0 हो, दूसरी कंडीशन थी कि जब थीटा का मान 90 डिग्री हो, और फिर मैंने फर्स्ट कंडीशन थी कि जब विस्थापन 0 हो, उसके अंदर 3 कंडीशन बताई थी कि विस्थापन कब कब 0 होता है। पहला, जब अपन दीवार पे धक्का लगाएंगे विस्थापन 0 होगा। दूसरा क्या था कि जब अपन किसी वस्तु को लेके एक ही जगह खड़े रहे विस्थापन 0 होगा। तीसरी कंडीशन
कि जब मैं किसी वस्तु को एक स्थान से लेके जाता हूँ वापस उसी जगह आ जाऊँ, विस्थापन 0 होगा। उसके बाद में जो सेकंड कंडीशन थी मतलब शून्य होने की, वो थी कि जब थीटा का मान 90 डिग्री हो। और वो कब होता है कि जब मैं किसी वस्तु को रखकर चलता हूँ तो वो वस्तु अपनी नीचे की तरफ वजन डालेगी, तो वहाँ पे एंगल बनेगा 90 डिग्री, तो वहाँ पे अपना कार्य क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।